श्याम बिहारी जायसवाल जी का बहुत स्वागत है आपके प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, हमारे छत्तीसगढ़ के न सिर्फ महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें हेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, उसके साथ परिवार कल्याण, ओबीसी, अल्पसंख्यक। श्याम बिहारी जी छात्र राजनीति से शुरुआत करते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सर, और उसके बाद पंचायत की तरफ भी जाते हैं, जनपद, जिला पंचायत, और इसीलिए वो गांव को समझते हैं, गांव के व्यक्ति की, स्त्री की, पुरुष की, बच्चे की, किशोर की, युवा की मानसिकता को समझते हैं। गांव का व्यक्ति जितना सरल है उतना ही चतुर है और उतना ही स्वाभिमानी है। अब वो चाय लाया है, भले ही चाय शरबत की तरह हो, अत्यंत मीठी हो, लेकिन आप शहर की पृष्ठभूमि से आपने एक कप चाय का घूंट लिया, भाई ये चाय बहुत मीठी है, क्या बिना शक्कर की मिल सकती है? बस उसका दिल तोड़ दिया, खत्म कर दी कहानी। बनेगी तो चाय दोबारा, चाय आएगी दोबारा बनकर, लेकिन सामने बिस्किट्स रखे हैं, एक दो मक्खी बैठ गई तो आपके चेहरे पे अजीब से भाव आ गए कि मेरे को नहीं खाना है। ये दूरियां मैंने अपने करीब करीब 25-26 साल के पत्रकारिता के जीवन में श्याम बिहारी जी देखा है, और आपको जब हम देखते हैं तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आपने इस सहजता को मेंटेन किया है और लोगों के बीच में आप निरंतर जाते हैं। तो पहला मेरा सवाल यही है, जो भैया कह रहे थे कि मैं अपने आप को वैसा नहीं पाता, शायद मैं भी अपने आप को आपके जैसा नहीं पाता, लेकिन आप जो सबसे कठिन काम कर गए, सरल होना, इसके पीछे कोई गुरु था आपका, या पार्टी में कोई गुरु था, या खुद ही आपके परिवार संस्कार माता पिता के थे? जरा इस पे प्रकाश डालें। जी, सबसे पहले तो बंसल न्यूज परिवार को और शरद जी आपको, हमारे स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि और आए हुए सभी प्रशासनिक अधिकारी और जनता जनार्दन को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक बंसल न्यूज जो हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में जिसकी एक बड़ी विश्वसनीयता और लोकप्रियता है, ऐसे चैनल का हम सब लोग आमने सामने बैठकर उसमें चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हृदय से आप लोगों का धन्यवाद। ताली बजाकर स्वागत करिए। और जहां तक आपने सरल और सहज की बात कही, तो कुछ चीज देखिए, ईश्वर की कृपा होती है और कुछ अपने आप को स्वभाव में उसको लाना पड़ता है। वैसे मैक्सिमम जो बोलते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होते, तो मुझे लगता है कि वो हमारा नेचर ही है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सामान्य रूप से मैं बहुत ही एक छोटे साधारण किसान परिवार के यहाँ पैदा होकर, हमारे 7 भाई बहन थे, और किसानी में तो मैं खुद हल भी चलाया हूँ और हल चलाकर स्कूल जाता था। अभी किसी को बताऊंगा तो बोलेंगे डीगे मार रहे हैं, तो राइस मिल के मालिक हैं, स्टोन क्रेशर हैं, इनके ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक हब है, तो मैंने सब बनाया। बाद में मंत्री हैं ऐसे करके बोलेंगे जैसे कहानी करते हैं, तो मैं कहानी नहीं कर रहा हूँ। मेरे गांव में जाके अभी भी 10-20 लोग होंगे जिनके साथ हल चलाता, तो मिलते हैं, तो मैं बताता भी हूँ कि मेरे साथ हल चलाता था। तो उस पृष्ठभूमि से बढ़कर पहले तो पेट भरना ही कठिन होता था। अभी जो श्री अन्न बोलते हैं, जो मिलेट्स, बड़ा शौक से जो आप बता रहे थे ना कि हम लोग बोलते हैं कि मिलेट्स ले रहे हैं, उस मिलेट्स को हम लोग भूख के चलते उस मिलेट्स को खाते थे। गांव में कोई उस मिलेट्स को खाना मतलब पुअर्टी का एक आइडेंटिफाइड घर होता था, जो ऐसे कोदो, कुटकी, बाजरा, जौ, ज्वार, ऐसी चीजों को जो खाए वो गांव का सबसे गरीब माना जाता था। तो उस पृष्ठभूमि से आगे बढ़कर यहां तक मैंने सफर तय किया और ये पाया कि जो पहले वीआईपी कल्चर कहना चाहिए, उसमें कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, और उनके नीचे का सेकंड लाइन के भी जो एसडीएम, तहसीलदार,
थानेदार, जनपद अध्यक्ष या मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष, इस लेवल के भी लोगों तक, आम जनता तक पहुंच बड़ा कठिन होता था। और एक मन में भाव जो है ये आता था कि अब मैं अपनी उद्गार बताऊं, मैं पॉलिटिशियन खानदानी रूप से नहीं हूं और मन से भी पॉलिटिशियन नहीं रहा हूं। वो आपने एक्सीडेंटल पीएम या क्या चीज का वो देखे थे पिक्चर ना, तो हम एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन पर्सन बन गए हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है, थोड़ा ले लेता हूं समय 2-3 मिनट। ये 2010 वर्ष की बात है, मैं 98 में एमएससी किया। एमएससी केमिस्ट्री मेरा यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन था। हाँ, ड्रग्स एंड डाइस से मेरा स्पेशलाइजेशन था। ड्रग्स जिसमें पूरी दवाइयां बनती हैं और डाइस जिसमें पूरे कलर बनते हैं, तो इनकी इससे स्पेशलाइजेशन है। और सौभाग्य से वही विभाग मेरे पास फूड एंड ड्रग्स भी है, ड्रग्स में जिसमें दवाइयां बनने से लेकर पूरे खपत तक का जिम्मा भी होता है हेल्थ के साथ, वो भी मेरे पास है। तो 2010 में 9 दिसंबर में ये इलेक्शन का वो जनपद उनपद का निकला था। तो अक्सर गांव में एक चौपाटी टाइप का होता है कहीं पे, जहां पे सब अच्छे और बहुत अच्छे लोग भी वहां जुड़ते हैं। तो अक्सर उस जगह में चाय पीने सब रुकते हैं, नेता भी, व्यापारी भी, अच्छे भी और बहुत अच्छे भी। तो इसी मजाक में पता नहीं कैसे मैंने जीवन में पहली बार बोल दिया कि मेरे कोई फार्म भरना है। मैं नाम नहीं बोलूंगा, अभी अलग से बता दूंगा आपको कौन व्यक्ति थे वो। हमारे बहुत ही प्रिय व्यक्ति थे, उनके प्रिय हम भी थे। तो मजाक में बोल दी कि चुनाव लड़ना ये बच्चों का काम नहीं। बोले पैसा कमाना तो बहुत आसान है। उस समय मेरे पास 2 राइस मिलें थी और मैं उस समय कॉलेज में तो एढाक में हुआ था। मैं कुछ दिन पढ़ाई, इसके बाद मैंने छोड़ दिया, उसके भी कई कारण थे। तो मैं गांव में जो हमारे एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल था ब्लॉक में, उसमें मैं पढ़ाने जाता था बिना पैसे का। पहले टीचर भी नहीं होते थे, तो वहां जितने भी यूथ थे मुझे जानते थे। फिर बाजार में मैं नमक, महुआ, वनोपज खरीदी बिक्री, खंडा चावल वो सब करता था। तो लगभग गांव वाले आसपास के जानते थे। लेकिन अब समझ में आता है कि वो कोई पैमाना नहीं होता है परिचय होना। चुनाव में वोट लेना एक बड़ा कठिन काम है। तो वो अपने अनुभव पर जो पॉलिटिशियन व्यक्ति लोग थे, वो लोग ठीक बोले थे उस समय। लेकिन मुझे बहुत खराब लगा। मैं बोला मैं भी फार्म भर दूं, इतना ही बोलना था। मैं चला गया। फिर उस दिन दूसरे दिन फिर इकट्ठा हुए, बहुत चिढ़ाए, जैसे पिक्चरों में आप देखते हैं उस कदर मुझे चिढ़ाए। मेरे आंख में आंसू आ गए। मैं बोला यार क्या गलती हो गया। मैं बोला जान दो मुझे यार। लेकिन आदत से लाचार तीसरे दिन गया तो इस कदर चिढ़ाए कि मेरे गुस्सा आ गया। मैं फार्म ले लिया। अब फार्म ऐसे जगह से ले लिया जहां मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं। मेरे बड़े भैया पॉलिटिशियन रहे हैं, बीजेपी के सरगुजा जिला के उपाध्यक्ष थे वो, युवा मोर्चा के परमानंद जायसवाल। और पिताजी भी पॉलिटिशियन बैकग्राउंड नहीं थे, पर श्री जगन्नाथ सिंह जी जो सांसद सीधी थे, उनका सांसद प्रतिनिधि के रूप में ही उस ग्रामीण क्षेत्र में आते थे। तो भोजन करते थे, हमारे यहाँ से दौरा होता था उनका। तो भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि का हमारे पिताजी और भैया ही थे। बड़े पिताजी जबकि कांग्रेस के वो बड़ी पृष्ठभूमि के लीडर थे। हमारा अभय है वो कि अभी ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष खड़ा हो, इसके दादा बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर थे। और इनके दादा और हमारे बड़े पिताजी बड़ी मित्रता थी। एक महीना वो रुक जाते थे उस भाव से वो। और पिताजी की और बड़े पिताजी का, पिताजी तो नहीं रहे, बड़े पिताजी हैं, दोनों की वैचारिक रूप से कभी नहीं जमती थी। एक दूसरे में अपने आप को, मतलब उस एरिया में दोनों, वो बीजेपी के अपने आप को लीडर बताते थे और कांग्रेस को बताते थे बड़े पिताजी। तो दोनों का आपस में नहीं जमता था। तो इतना ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। तो भैया को पता चला तो भैया मेरे को डांटे, बोले कहाँ तू वहां कर रहा है यार। बोले वहां, बोले मैं तो मेरी अपनी छवि नहीं खराब करूंगा। बोले मेरी भाई थोड़ा मोड़ा है, बोले लेकिन बोले मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। और नहीं आए वो। तो मैं बोला फार्म थोड़े भरा हूं। फिर फार्म मैंने भर दिया। जब भरा तो डेली जाऊं होटल में चाय पीने की, एक बार तो बोल दे वापस ले ले, लेकिन वो आखिरी तक नहीं बोला। मैं बोला एक बार बोल देता तो वापस ले लेता। अब आखिरी में ट्रैक्टर छाप मिल ही गया। मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं था। फिर हम बोले जैसा है देखा जाएगा। पहला दिन तो प्रस्तावक नहीं मिल रहे थे और समर्थक, इतनी दहशत।
कब की बात है ये, किस सन की? ये 2010 की बात है, जनवरी की। वो दिसंबर 2009 हो सकता है, प्रक्रिया दिसंबर 2009 में चालू हुआ था। तो अब फिल्मों में अपन देखे थे चुनाव कैसे लड़ते हैं करके, तो बोले लोग जो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका एंटी लोगों से संपर्क करो। हमको बताने वाले भी बहुत फिर चालू मिल गए। वो रात के अंधेरे में बताते थे, डरते थे वो लोग हमारे साथ, ये जीतेगा तो है ही नहीं। वो मजा लेने के लिए मेरे पास जो है उचकाते थे मेरे को, जैसे अपन लोग भी उचकाते थे कि लड़ना लड़ना बोलते हैं। तो हुआ यूं कि हम लिस्ट निकाले, और जब मैं फील्ड में गया सिंबल लेके, और नए नए हम भी चुनाव लड़ रहे थे, तामझाम छोटा सा चुनाव में, वो गाड़ी में फ्लेक्सी लगा के सजा के हाथ जोड़ के ये वाला फोटो, बहुत ही मिलनसार मृदुभाषी सरल प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल को ट्रैक्टर छाप में वोट दें। चोंगा वोंगा भी बांध दिया, एक नया टाइप का अभिनव था। पैसे थे मेरे पास उस समय, 2 राइस मिल का ऑनर था मैं, तो कोई दिक्कत था नहीं। मैं बोला इज्जत बचाना है तो बोला 150 वोट तो चाहिए, और जीतूंगा ही नहीं। मैं बोला क्या करना है। तो जब मैं गया फील्ड में तो आप आश्चर्य करेंगे, इतने लोग जुड़ते गए। हो सकता है मेरी लोकप्रियता कम रही हो, लेकिन जो खड़े थे सामने वाले, उनके अलोकप्रियता से लोग जो है मेरे को लोकप्रिय कर रहे थे, और मुझे भरोसा हो गया था कि मेरी जमानत बच जाएगी। और हमने पूरा दम के साथ पूरा टीम, एक बड़ा टीम तैयार हो गया था हर गांव में। पहले बड़ा एरिया होता था, अभी के जो जनपद क्षेत्र हैं उससे 2.5 गुना बड़ा होता था। तो फिर वोटिंग हुई, वोटिंग के सेम डे गिनती होता था, बड़ा उत्साह था। हर जगह लोग जो है जगह जगह हमारे हर पंचायत में, अपने हर बूथ में अपने फॉलोअर्स लड़के, तो मैं देखता था जाके, तो मेरे उसमें 10% दिखते थे, उनके में 90%। मैं बोला चलो 10% वोट तो आएगा लगता है। आखिरी दिन तक की बात बता रहा हूं, और मैं हारने के लिए ही घूम रहा था कि चलो अब हार ही जाऊंगा, लेकिन जमानत बचेगी। तो जब गिनती होगा साहब, तो मुझे मिला 1948 वोट, और सामने वाले को मिला 932 वोट और उसमें 3 प्रत्याशी बाकी, और उनकी जमानत जब्त हो गई। तो यार मैं बोला कि ये भीड़ नहीं देखती थी कहां से वोट आया। अगर उस समय ईवीएम से होता तो बोलते ईवीएम हैक करा लिया मुझे, और लोग मान भी जाते। वो अच्छा हुआ ईवीएम नहीं था, बेचारा बच गया। तो मुझे उस समय समझ में आया कि लोग डर से जो है उसके पास खड़े थे, उधर के 90% में, और 10% मेरे पास वही लोग थे जो एकदम निडर होके, निर्भीक होके, उनको बात का डर नहीं था। पहले बंगाल जैसा पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में भी होता था 20 साल पहले। मैं एक और निजी सवाल कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, भाभी जी को प्रणाम करते हुए। वो अत्यंत प्रसन्न होंगी, अत्यंत प्रसन्न होंगी। ऐसे प्रसन्न मुख, सहज जीवन साथी की कल्पना ही तो ये मातृशक्ति करती है। नहीं, बहुत प्रसन्न रहती हैं, और अगर नहीं रहती हैं, बोल भी दिया तो ये बाद में वो देख ही लेंगी, फिर इसके बाद क्या होगा उसको समझ लीजिए। बताइए, स्त्री को और क्या चाहिए? उसके मान की रक्षा करने वाला पति। नहीं, रियल में बहुत प्रसन्न रहती हैं। मैं समझ गया सर। और हमारा विवाह, मैं इसी में थोड़ा जोड़ देता हूं, आजकल तो लड़के लड़की देख के पसंद करके करते हैं। हमारी जो शादी हुई है, मेरे पिताजी ने और उनके पिताजी ने, जब हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे उस समय ही तय कर दिया था, और मतलब 15 साल वेट करने के बाद शादी हुआ होगा। हमको मालूम था कि वहीं शादी होगा। प्रेम उसी समय से अंकुरित हो गया था, बचपन से ही। उस समय एक्चुअल में इतने छोटे थे हाँ, कि प्रेम रूपी पौधा और उसके बीज के बारे में जानते ही नहीं थे। वो तो जी, वो तो ये ऐसा है कि धीरे धीरे कई रूप में, केवल पति पत्नी या प्रेमी प्रेम का ही नहीं, हर रूप में हर जीव के साथ प्रेम भी भगवान की कृपा ही होती है। बहुत अच्छी बात। और प्रेम केवल ऐसा नहीं है कि मतलब केवल मनुष्य से ही हो, पेड़ों से, वृक्षों से, नदियों से, किसी भी जीव से हो सकता है, और निर्जीव से भी हो सकता है। तो ये इसका बड़ा शाब्दिक अर्थ है। लेकिन ये भी प्रभु कृपा ही थी कि इतना अच्छा जीवन साथी हमको मिला, और उन्होंने, और यहाँ जो भी हूं मैं, ऐसा नहीं है कि उनको खुश करने के लिए बोल रहा हूं, ये भी मान लीजिए, आज जो भी हूं उसमें बहुत बड़ा हाथ उनका है। बहुत सारे लोग डरते हैं, खासतौर से युवा पीढ़ी जो है, बच्चे हैं। आजकल मैं देखता हूं, रत्ना जी हमारे बीच में हैं, कलेक्टर मैडम भी हैं, कि ये मोबाइल दुश्मन है।
एक लड़की के कंधे पर एक हाथ रखता है लड़का, और एक सेल्फी ले लें तेरे साथ, एक सेल्फी हो गई। उसके बाद उस लड़की की शादी तय होती है, तो मैं तुझे भेज रहा हूं वो सेल्फी, तेरे हस्बैंड को भी भेज दी होने वाले। वो लड़की डर के शोषण की तरफ चली जाती है। नहीं, ये किसी को नहीं बताना, ये किसी को नहीं बताना। लड़के बहुत सारे हैं जो बहुत डरते हैं, मेरी हाइट कम है, मेरी नाक कैसी है, मेरी जेब में पैसे नहीं है। पैसे का ही परसेप्शन रहता है, पैसे ही बहुत है। थोड़ा सा इस पर भी बताइए अपने अनुभवों से कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है आगे बढ़ने के लिए। देखिए, मैं जो अनुभव कर पाया, हो सकता है कि मेरा अनुभव सबको फिट ना हो या सब सहमत ना हो, ऐसा भी हो सकता है। परंतु मैंने जो अनुभव किया कि आगे बढ़ने के लिए पैसे तो आवश्यक होते हैं हर जगह, हर पल पर, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा के बिना हम आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। और मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। और जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको मोरल रूप से हमको चार्ज करने की आवश्यकता है। जैसे आज 1 रुपए भी नहीं है, अगर आप में टैलेंट है तो आज इतने गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं कि 2 करोड़ को अभी शायद 10 करोड़ कर दिया, मैं अथेंटिक तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया चल रही थी 2 करोड़ तक का, लेकिन गारंटेड जो है बिना किसी मॉर्गेज का, कोलेट्रल का, बिना गिरवी रखे 2 करोड़ का लोन मिल जा रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 45 से 55% तक की सब्सिडी है कैपिटल में, उसका ब्याज अनुदान में 4 हिस्सा में 3 हिस्सा माफ है। और साथ ही जीएसटी, बिजली का बिल, जमीन का स्टाम्प ड्यूटी, ऐसे तमाम चीजें जो है उसमें फ्री हैं। अगर कोई सोच ले कि मुझे आगे बढ़ना है तो बिना पैसे वाला ही बढ़ सकता है। और दूसरा, जो आज के समय में एक चीज और करने की आवश्यकता है, जो श्रम करने की क्षमता है, मेहनत करने की क्षमता है, उससे हम बचते रहते हैं। कई लोग मेरे को कम से कम 1000 से ऊपर लोग पूछ चुके होंगे कि आप थकते नहीं हो, आप इतना मेहनत करते हो, इसका क्या राज है। तो ये ऐसा चीज है, मेहनत कुएं के पानी जैसा है। आप कुआं से जितना पानी निकालेंगे पानी आते रहेगा, नहीं निकालेंगे लाइन खींच दीजिए उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो ये जितना मेहनत करेंगे रिचार्ज होगा, आदमी ऑटोमेटिक होगा, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आज यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी 16-18 घंटा कर लेते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो श्रम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो हमको करना चाहिए। और जब आप एक बार आगे निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा एक चीज और महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा चीज बोल रहा हूं, किसी भी चीज को फल की चिंता किए बिना, वैसे गीता में लिखा भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। रियल में मैं कोई गीता को उपदेश को देखकर आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि कोई भी काम बिना सोचे आप आगे का परिणाम के बिना चालू कर दीजिए। अगर वो काम पूरा नहीं हो तो मेरे पास आप आना, जितने लोग अभी सुन रहे हैं, और जब तक मैं जीऊंगा तब तक आप लोग आ सकते हैं कि आपने तो फलाना दिन बंसल न्यूज के चर्चा में आपने कहा था कि बिना परिणाम की चिंता किए बिना काम करो, और हम फंस गए, तो मैं उसको निकालने की गारंटी लेता हूं। तो अब जब आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, मैं अनुभव कई बार किया हूं। जैसे पहले क्या होता था, गांव में बारात जाते थे तो साधन होते ही नहीं था साहब, बाद में वो ट्रैक्टर वगैरह आए तो उससे बारात जाते थे, फिर बाद में मेटाडोर का चलन हुआ उससे जाते थे, लेकिन मैक्सिमम हमने बचपन में बारात पैदल गए हैं। तो बताते थे कि गांव में नजदीक को ठावे बोलते हैं, कितने दूर है, तो अरे ठावे है, और जितना चलिए वो बोले बस थोड़ा सा दूर और है, बस थोड़ा सा और दूर है, बस इतना ही। अब वो थोड़ा सा दूर की परिभाषा समझ नहीं आता है, लेकिन जब अब लगता है कि जो पैदल हम चलते रहे होंगे 20-25 किलोमीटर रहता रहा होगा। और दोपहर बाद बारात निकलती थी और 11-12 बजे रात तक आराम से पहुंच जाते थे और पता ही नहीं चलता था। तो अगर उसकी कल्पना कर लें तो आज के समय में लगता पैर छिल जाएगा, फोड़े आ जाएंगे, चक्कर आ जाएगा। तो कुछ भी काम में चालू करिए, वो पूर्ण होगा ही होगा, और सोचेंगे तो कोई काम नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही सर आपने, तालियों से स्वागत कीजिए। सर अभी आपने एक रिव्यू मीटिंग ली अपने विभाग की 14 मई शायद जी,
तो उस रिव्यू मीटिंग में क्या निकल के सामने आया? छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए क्या उसमें से निचोड़ अमृत निकल कर आया? रिव्यू बैठक लिए थे, उसमें 3-4 महत्वपूर्ण चीज थे। पहला चीज तो जो बस्तर नक्सल मुक्त हुआ तो लोगों को ये ना लगे कि नक्सल मुक्त हुआ तो हमारे लिए क्या है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम प्रयास नियत नेल्ला नार गांव के नाम से पहले से ही चिन्हित गांव में योजनाएं चला रहे हैं। अभी मुन्ने बस्तर के नाम से पूरे बस्तर में सभी विभागों के लिए अभियान चलाया जाने वाला है। लेकिन हम हेल्थ में उससे पहले ही हम हेल्थ में क्या कर सकते हैं? लोगों का हेल्थ की पूरी चेकअप कर सकते हैं, बीमार का इलाज कर सकते हैं, जिसका इलाज स्थानीय स्तर पर नहीं होगा रिफर करके इलाज करा सकते हैं, आयुष्मान बना सकते हैं। उनकी पूरी एक एक रिपोर्ट को हम कंप्यूटराइज करके डेटाबेस बना सकते हैं, उनको डेटा दे सकते हैं। ये विचार आया और हम लोगों ने 10 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सुकमा में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान प्रारंभ किया। और आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि 1 माह में हमने 36 लाख की जनसंख्या में से 20 लाख जनसंख्या का पूरा हेल्थ चेकअप करके जो बीमार थे उनको दवाइयां देकर और जो हम इलाज नहीं कर सकते थे स्थानीय स्तर पर उसको सेकेंडरी और टर्सरी सेंटरों में भेजकर इलाज कराया। क्या इनका मेडिकल डेटा भी आपने? इनकी पूरी मेडिकल डेटा रख रहे हैं पूरी। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत उसको हम आभा आईडी बोलते हैं। अगर बॉम्बे भी कोई जाएगा अपना नंबर बता देगा, जैसे आधार कार्ड नंबर टाइप करेगा बॉम्बे का डॉक्टर तो उसको दिख जाएगा कि इसको क्या इनका ब्लड टेस्ट में क्या। बहुत ही बढ़िया बात है साहब, ये बहुत मतलब ये छत्तीसगढ़ के लिए सौगात है। वाह क्या बात। और इसको पूरे छत्तीसगढ़ में हम उम्मीद है कि 1 साल के अंदर सारे पूरे छत्तीसगढ़ का एक आदमी का डाटाबेस तैयार कर लेंगे। दूसरा चीज हमने किया, अभी ये होता है था, मुझे आप जानते हो मैं झूठ बोलता नहीं हूं, सही चीज स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आलोचना भी कई बार हो जाती है। हमारे कई ऐसे हॉस्पिटल थे, उसका दोषी अब किसी को मैं नहीं मानता, क्योंकि ये पौधे जैसा भी होता है, एक साथ तैयार नहीं हो सकता हेल्थ सिस्टम, धीरे धीरे बढ़ता है। तो कहीं उपकरण है तो रीजेंट नहीं है उसकी जांच करने वाला, रीजेंट और उपकरण है तो ऑपरेटर नहीं है, अगर ऑपरेटर है तो मशीन खराब है, मशीन खराब नहीं है तो कई बार आप लोग ही अखबारों में चैनल में दिखाते हैं कि फलाने जगह से मिल के ऐसे कर्मचारियों ने जानकर प्राइवेट को लाभ दिलाने के लिए मशीन खराब कर दिया। तो जब आपका जांच ही नहीं होगा तो आपका दवाई क्या होगा? डॉक्टर भी है तो जब बीमारी ही नहीं रहे पकड़ में आएगा दवाई क्या होगा? तो हमने पूरे के पूरे 100% जो भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य परीक्षण का जो भारत सरकार का उपक्रम है HLL जो एम्स में है छत्तीसगढ़ में, सिर्फ HLL को हमने दे दिया बस्तर से लेकर सरगुजा पूरे छत्तीसगढ़ का, और जिला स्तर का तो 1 हफ्ते के अंदर हम 100% कर दे रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मेयर साहब हैं, नगर पालिका का अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष चंपा जी हैं, कलेक्टर मैडम हैं, SP जी हैं, DFO हैं, सारे हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं। आपको बताते हुए खुशी है कि मनेन्द्रगढ़ में भी 1-8 हफ्ते के अंदर हम HLL की जांच सुविधा चालू कर देंगे, और पूरे छत्तीसगढ़ में केवल मनेन्द्रगढ़ नहीं सभी जिला मुख्यालय में चालू फर्स्ट चरण में हो रहा है। सेकेंड चरण में 2 महीने के अंदर हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला में सेम डे में होगा। उसका जांच रिपोर्ट पूरा PDF मोबाइल में उनको मिल जाएगा, 1 कॉपी डॉक्टर को जाएगा और 1 कॉपी जो है हमारे डिपार्टमेंट के पास एनी टाइम सुरक्षित रहेगा, जो उनकी आभा आईडी में हम ऐड कर देंगे, कोई भी देख लेगा। तो ये सिस्टम हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये हेल्थ के लिए बहुत बड़ा होगा। और अगर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी तो मैं ऑथेंटिक रूप से तो नहीं कह सकता, हमारे डॉक्टर लोग नाराज हो जाते हैं, AI भी उसकी दवाई बता देता है। बड़ा सेंटर बना रहे हैं, लगभग 100 डॉक्टर रहेंगे रायपुर में, मैं खुलासा कर दे रहा हूं, लेकिन इसको कोई ये ना पकड़े कि आप ऐसा बोले थे तो अभी तक नहीं हुआ, हम जल्दी से जल्दी करेंगे। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर डॉक्टर नहीं है किसी छोटे केंद्र में भी, उप स्वास्थ्य केंद्र में भी, तो वहां की नर्स या कोई हमारा हेल्थ वर्कर जो है सीधे हमारा टोल फ्री नंबर रहेगा, 100 डॉक्टर रहेंगे विभिन्न बीमारियों के 100 के आसपास, और डायरेक्ट उसको वहां व्हाट्सअप करेंगे और जरूरत पड़ा तो उसको वीडियो कॉल से मरीज को दिखाएंगे और तत्काल दवाई लिखेगा, और टेली मेडिसिन के माध्यम से हम इलाज करेंगे ताकि दुर्गम क्षेत्रों के भी लोगों का इलाज हो सके। इसको हम जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके चालू करने वाले हैं। तो हमने ये समझा है इनसे बातचीत में कि मध्य छत्तीसगढ़ में
स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा स्वास्थ्य मंत्री है जो बहुत व्यग्र है और वो गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव एक चेंज के लिए 100% कमिटेड दिखते हैं, प्रतिबद्ध दिखते हैं, वचनबद्ध दिखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उनके पास विजन भी है, उनके पास सोच भी है, और इसको सप्लीमेंट करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अगर ये 2 मानते हैं तो वो कहते हैं 5 करो। ये कहते हैं कि साहब एम्बुलेंस जो है इतनी बढ़ा लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं 100 बढ़ाओ। आज 375 एम्बुलेंस हैं, बहुत बड़ी बात है साहब छत्तीसगढ़ के लिए। यानी मुख्यमंत्री जी का भी नजरिया हमें बहुत स्पष्ट होता है कि विकास को लेकर और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बड़े परिवर्तन की तरफ हम बढ़ेंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी, मेरी उम्र बहुत कम थी जब 2000 में मैं नए छत्तीसगढ़ को कवर करने आया था। 26, 27, 28 साल की उम्र रही होगी मेरी। उस समय मैंने जिस छत्तीसगढ़ को देखा था, तो मुझे याद है मंत्रालय की दीवार, जो एक हॉस्पिटल को टेम्परेरी मंत्रालय बनाया था, उस पर लिखा था नील से, नील जो कपड़े चमकाने के लिए काम आती है। नेता आप सब राजनीति में जानते होंगे, अब तो नील का प्रयोग कम हो गया। नील से लिखा था छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मैंने एक स्टोरी की थी कि क्या ये छत्तीसगढ़िया वाकई सबले बढ़िया होगा, लेकिन इतने वर्षों में मैं कह सकता हूं कि वाकई आप सब सबले बढ़िया होने की तरफ ही। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम, बहुत बहुत धन्यवाद।